हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। तो फ्रेंड्स, ये इग्नू बीएड की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। और आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ टॉपिक 1.6 डायमेंशंस ऑफ लर्निंग। देखिए 5 टाइप्स की डायमेंशन होती है लर्निंग की: एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन, एक्वायर एंड इंटीग्रेट नॉलेज, एक्सटेंड एंड रिफाइन नॉलेज, यूज नॉलेज मीनिंगफुली, एंड द लास्ट वन इज हैबिट्स ऑफ माइंड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन। ए की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है? हेल्पिंग लर्नर्स टू एस्टैब्लिश पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, एक जो इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे पहले जो लर्नर्स को हेल्प करनी पड़ती है किस चीज़ में, ताकि उनका जो एटीट्यूड है और परसेप्शन है वो पॉजिटिव हो क्लासरूम की बारे में और उनकी लर्निंग के बारे में, क्योंकि यही जो एबिलिटी है वो लर्नर्स को अफेक्ट करेगी लर्न करने की। अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा तो वो अच्छे से लर्न कर पाएंगे, लेकिन वहीं दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि अगर क्लासरूम जो है अनसेफ है, डिसऑर्डरली प्लेस है, तो उनकी जो लर्निंग है वो नेगेटिवली अफेक्टेड होगी। तो लर्नर का पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट क्लासरूम टास्क जो है वो उनकी लर्निंग में बहुत ही हेल्प करता है। सेकंड जो है वो है एक्वायर एंड इंटीग्रेट नॉलेज। देखिए, प्रोवाइडिंग न्यू नॉलेज बाय इंटीग्रेटिंग द प्रीवियस नॉलेज। हमारे पास कुछ ना कुछ नॉलेज पहले भी होती है, अगर उसमें हम नई नॉलेज को जोड़ दें, ऐसे ही सेम बच्चों के पास भी होती है, उसमें हम नई नॉलेज को इंटीग्रेट कर दें तो इसका मतलब वो लर्निंग में बहुत हेल्प करता है। जब भी लर्नर्स नई इन्फॉर्मेशन कुछ लर्न कर रहे होते हैं, दे मस्ट बी गाइडेड इन रिलेटिंग द न्यू नॉलेज टू वट दे ऑलरेडी नो। तो पहले उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए, उसके बाद जितना उन्हें पता हो उसके बाद ही उनमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक पार्ट बन जाएगा। पॉइंट नंबर सी जो है वो है एक्सटेंड एंड रिफाइन नॉलेज। लर्निंग सिर्फ नॉलेज को एक्वायर और इंटीग्रेट करने तक ही नहीं होती, लर्नर को एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग और रिफाइनिंग देयर नॉलेज। मतलब कुछ ना कुछ डिस्टिंक्शन जो मिसकंसेप्शंस होते हैं उनको क्लियर अप करके, कुछ रिसर्चिंग कंक्लूजन तक रीच करके, ये सब चीज़ें करके ही वो अपनी नॉलेज को एक्सटेंड कर सकते हैं और रिफाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे देखिए रीजनिंग प्रोसेस हैं: कंपेयरिंग, क्लासीफाइंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है, कंस्ट्रक्टिंग सपोर्ट है, एनालाइजिंग एरर है, एनालाइजिंग पर्सपेक्टिव्स है। ये सब जो है लर्नर्स के लिए यूज़ करने चाहिए ताकि वो एनालाइज कर सकें और एक्सटेंड कर सकें अपनी नॉलेज को और रिफाइन कर सकते। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डी, यूज़ नॉलेज मीनिंगफुली। देखिए, जो लर्निंग के लिए मोस्ट इफेक्टिव जो चीज़ होती है वो होती है नॉलेज को मीनिंगफुल टास्क में परफॉर्म करना। सो मेक श्योर दैट लर्नर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू यूज़ नॉलेज मीनिंगफुली। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लानिंग ए टीचिंग एक्टिविटी का। इससे क्या होता है, जो रीजनिंग प्रोसेस है जैसे कि डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इन्वेंशन है, एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, एनालिसिस है, ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो टर्म्स हैं वो बच्चा ईजिली यूज़ कर सकता है। जो लास्ट है वो है हैबिट्स ऑफ माइंड। एक लर्नर इफेक्टिव लर्नर कब बनता है, जब वो अपनी पावरफुल हैबिट्स ऑफ माइंड डेवलप करने लग जाता है, यूज़ करने लग जाता है, जो उसको किस चीज़ में हेल्प करती हैं, ताकि वो क्रिटिकली थिंक कर पाए, थिंक्स को क्रिएटिविटी से कर पाए, रेगुलेट कर पाए, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल पाए। तो ये जो मेंटल हैबिट्स होती है क्रिटिकल थिंकिंग की, वो एक्यूरेट एंड सीकिंग एक्यूरेसी, मतलब एक तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए थिंकिंग में। बीइंग क्लियर, सीकिंग क्लैरिटी, मेंटेनिंग एन ओपन माइंड, रिस्ट्रेनिंग इम्पल्सिविटी। रिस्ट्रेनिंग इम्पल्सिविटी में क्या आ जाता है कि एकदम से अपने इमोशन पर एकदम किसी बात पे ज़्यादा रिएक्ट ना करना, तो अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल होना चाहिए। टेकिंग इज पोजीशन व्हेन द सिचुएशन वारंट्स इट एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली टू अदर्स फीलिंग एंड लेवल ऑफ नॉलेज। देखिए, कोई भी अगर सिचुएशन कैसी भी आ रही है, कुछ भी वारंट कर रही है आपको, तो एक पोजीशन ले ली जाए और दूसरों की फीलिंग्स या उनके लेवल ऑफ नॉलेज को हिसाब को देखते हुए ही अप्रोप्रिएटली उनको रिस्पोंड किया जाए। तो हैबिट ऑफ जो प्रिजर्विंग यानी कि कुछ सेव करके रखना, पुशिंग द लिमिट्स ऑफ ओन नॉलेज, अपनी ही नॉलेज को पुश करना ताकि लिमिट्स जो हैं मतलब उनको तोड़कर आगे और बढ़ पाएँ। एबिलिटीज़ जो हो गई, जनरेटिंग है, ट्रस्टिंग है, मेंटेनिंग ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ एवोल्यूशन क्या करता है, वो उनको क्रिएटिवली थिंक करने में बहुत ही हेल्प करता है। जो सेल्फ को रेगुलेट करने वाली थिंकिंग होती है, मतलब खुद पे कंट्रोल करने वाली, वो इनेबल्ड बाय द हैबिट्स ऑफ मॉनिटरिंग ओन थिंकिंग। वो अपनी थिंकिंग को मॉनिटर करना, प्लान करना अप्रोप्रिएटली, आइडेंटिफाई करना एंड यूजिंग नेसेसरी रिसोर्सेज, मतलब जो भी मैंडेटरी हैं चीज़ें, रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करना। रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली टू फीडबैक, अगर कहीं फीडबैक रिक्वायर है तो उस पर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड करना और इवेल्यूएट करना इफेक्टिवनेस ऑफ ओन एक्शन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अपने ही एक्शन को सेल्फ रेगुलेटेड थिंकिंग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो 5 डायमेंशंस हैं लर्निंग के, ये आइसोलेशन में यानी अलग अलग काम नहीं करते, ये एक साथ मिलकर करते हैं। जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं वो टेक प्लेस करती है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ लर्नर्स एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन एंड द यूज़ ऑफ प्रोडक्टिव हैबिट्स ऑफ माइंड। तो इन सब से जो है वो अगेंस्ट होकर जो लर्निंग है वो टेक प्लेस करती है। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव परसेप्शन है और हम प्रोडक्टिव हैबिट्स ऑफ माइंड कर रहे हैं यूज़, तो इसका मतलब वो हमारी जो लर्निंग है उसको ईजियर बना देगा और हमें
और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने में हेल्प करेगा। जब पॉजिटिव एटीट्यूड्स और परसेप्शन जब काम में होते हैं तो प्रोडक्टिव हैबिट्स ऑफ माइंड भी यूज़ होता है। तो तब लर्नर्स क्या करते हैं, मोर इफेक्टिवली डू द थिंकिंग रिक्वायर्ड इन द अदर 3 डायमेंशंस। जो बाकी के 3 टोटल 5 डायमेंशन है, जब ये 2 काम में होंगे तो बाकी में जो है वो लर्नर वो अपनी थिंकिंग को इफेक्टिवली यूज़ कर पाएगा, जो क्या है एक्वायरिंग एंड इंटीग्रेटिंग नॉलेज, एक्सटेंडिंग एंड रिफाइनिंग नॉलेज और यूजिंग नॉलेज मीनिंगफुली। तो ये सारी आपस में मिलकर ही काम करती हैं। तो इसलिए जो डायमेंशन ऑफ लर्निंग है वो हेल्प करता है एक टीचर को अचीव करने में मेजर गोल ऑफ एजुकेशन। अगेन दैट मेजर गोल इज टू एनहेंस लर्निंग। चेक योर प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द 5 डायमेंशंस ऑफ लर्निंग और विच रीजनिंग प्रोसेसेस आर यूज्ड बाय लर्नर्स टू एनालाइज फॉर एक्सटेंडिंग एंड रिफाइनिंग देयर नॉलेज। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 1.7 लर्निंग एज अ साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंस्ट्रक्ट। नंबर 1.7 लर्निंग एज अ साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंस्ट्रक्ट। देखिए जो टर्म है कंस्ट्रक्ट वो कॉमनली यूज होती है एक एट्रीब्यूट की तरह, जिसे हम जो बाकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे वेट हुआ, हाइट हुआ, इसकी तरह मेजर नहीं कर सकते। इनकी प्रेजेंस और अब्सेंस जो है इस एट्रीब्यूट की इस डिसाइडेड कैसे डिसाइड की जाती है, बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ सर्टेन एक्शंस इन एन इंडिविजुअल बिहेवियर। वो इंडिविजुअल के किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर से इसकी प्रेजेंस और अब्सेंस का पता लगाया जाता है। लर्निंग भी एक कंस्ट्रक्ट है। इसे हम करेक्टराइज करते हैं बाय कुछ बिहेवियर, यानी कि एक निश्चित व्यवहार के द्वारा इसे जाना जाता है। तो देखिए लर्निंग को पहले एज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट पढ़ते हैं। देखो एज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, लर्निंग को एक एक्टिविटी की तरह डिफाइन किया जाता है जो एक इंडिविजुअल को डेवलप करती है। ये अच्छा और बुरा इस बात पर ध्यान दिए बिना ही लर्निंग को एज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में आगे बढ़ाया जाता है। जो पहले के जो थॉट्स थे बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिविस्ट थे वो भी लर्निंग को एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट की तरह ही देखते हैं। जो बिहेवियरिस्ट थे यानी व्यवहारवादी थे उनका फोकस किस पर रहता था, ऑब्जर्व करने पर, यानी बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाए, अवलोकन किया जाए। जबकि जो कॉग्निटिविस्ट थे यानी संज्ञानवादी थे उनका कंसंट्रेशन कहाँ रहता था, इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस पर। तो ये दोनों का अलग अलग बिहेव था। बिहेवियरिस्ट बिलीव करते थे कि एजुकेशन एक मीन है टू ट्रेन इंडिविजुअल्स फॉर डिजायर्ड बिहेवियर, यानी किसी भी तरीके से बिहेवियर के लिए हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। कॉग्निटिविस्ट जो थे वो संज्ञानवादी जो थे वो कंसर्न थे किस चीज़ के लिए, वो थे इंटरनल प्रोसेस ऑफ द ब्रेन और नर्वस सिस्टम फॉर लर्निंग। वो उन पर ज़्यादा फोकस करते थे। इंटरनल मेंटल प्रोसेस में क्या आता है, जैसे कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को इनपुट करना, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना और फिर एक रिलेशनशिप इन्फॉर्मेशन के मतलब साथ आपस में ढूंढना। ये जो है चीज़ वो इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। इनका फोकस हमेशा यही रहता था कि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस्ड कैसे किया जाता है। जो गेस्टाल्टवादी थे वो भी लर्निंग को एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट पर ही एम्फेसाइज्ड करते थे, उसी पर जोर देते थे। हालांकि उनके जो व्यू पॉइंट थे वो डिफरेंट थे। गेस्टाल्ट की थ्योरी हमें क्या देती है, फोकस करने को, परसेप्शन, इंसाइट एंड मीनिंग एज द की एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग। हमने गेस्टाल्ट की थ्योरी पढ़ी है पिछली कुछ वीडियो में, तो आप वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गेस्टाल्टवादी की थ्योरी भी यही कहती है कि परसेप्शन और इंसाइट यानी सूझबूझ से जो व्यक्ति है वो बहुत कुछ सीख सकता है और ये एक की एलिमेंट है लर्निंग का। वो परसीव करते हैं इंडिविजुअल को एज अ परसेप्चुअल ऑर्गेनिज्म, जो क्या करता है मतलब एक सूझबूझ वाला व्यक्ति उसको मानते हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा और उसका एक मीनिंग निकाल कर ले आएगा, यानी प्रोसेसिंग हो जाएगी। अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं वो है लर्निंग एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। देखिए सोशल कंस्ट्रक्ट में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ सोशली डिजायर्ड बिहेवियर, यानी जो सोसाइटी के हिसाब से जो बिहेवियर डिजायर्ड होते हैं वो उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एक सोशल एनवायरनमेंट में बाय ऑब्जर्वेशन और सेल्फ रेगुलेशन इसको डेवलप किया जाता है। देखिए लर्निंग एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट जो है वो आउटकम है इंटरेक्शन का बिटवीन पीपल। ये जो थ्योरिस्ट हैं बिलीव करते हैं कि लर्निंग को हम ऑब्जर्व करके ही सीख सकते हैं। अगर सोसाइटी में हैं तो हम दूसरों के बिहेवियर को सिर्फ ऑब्जर्व करके कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जो 1960 में बेंड्यूरा थे, एल्बर्ट बेंड्यूरा, उन्होंने पोस्टुलेटेड किया कि एक ऑब्जर्वर जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व करके कुछ ना कुछ सीख सकता है, उसको इमिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो है वो 4 प्रोसेस दिए हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिहर्सल एंड मोटिवेशन। तो ये जो 4 हैं वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बेंडूरा। अगर हम बात करें वाइगॉत्स्की की तो उन्होंने भी लर्निंग को एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट देखा है, जिसके बारे में यूनिट 2 में पूरा डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, 1.8 लर्निंग स्टाइल। ये हमें समझना चाहिए कि जो हर कोई इंडिविजुअल है उसका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। लर्निंग स्टाइल का मतलब क्या है, एक ऐसा तरीका कि लोग जो है वो कैसे लर्न करते हैं, कैसे वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को अप्रोच करते हैं। ये एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जिससे हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग कैसे नई नॉलेज को
यूज़ कर रहे हैं. यू मे रिकॉल दैट समटाइम यू फील लाइक यू कैन नॉट लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट इवन इफ़ यू यूज़ द सेम मेथड. देखिए कई बार क्या होता है कि हम कुछ भी लर्न करने लगते हैं तो हमें याद नहीं होता. हम वो सारे मेथड ट्राई कर लेते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने, कलीग्स ने, टीचर्स ने बताया होता है, लेकिन हम एक वो मेथड लास्ट में ट्राई करते हैं जो हमारा अपना तरीका होता है और हम उसमें सक्सीडेड हो जाते हैं. इसका मतलब कई बार क्या होता है कि पुराने मेथड से अलग, यानी कि हमारा जो खुद का मेथड है अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको जल्दी याद कर पा रहे हैं. तो इसलिए हर एक का जो लर्निंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है. किसी को किसी मेथड से लर्न होता है, किसी को दूसरे मेथड से लर्न होता है. तो एक जो इंडिविजुअल का लर्निंग स्टाइल है वो एक प्रेफरेंशियल वे होना चाहिए ताकि जो लर्नर है वो प्रोसेस को एब्जॉर्ब कर सके, कॉम्प्रिहेंड कर सके और उस इन्फॉर्मेशन को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में या मेमोरी में रिटेन कर सके. तो अलग अलग जो लर्नर्स हैं अलग अलग वेराइटी ऑफ वेज में मतलब वो लर्न करते हैं. कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ अकेले बैठकर, कुछ ग्रुप में बैठकर, कुछ लॉजिकली रीजनिंग करके, कुछ इंट्यूटिवली करते हैं और कुछ मेमोराइज करके, कुछ विजुअलाइज करके. तो इसलिए हर कोई अलग अलग है. तो ये टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों में ये जो डिफरेंसेस होते हैं, जो लर्नर्स में उनके डिफरेंसेस होते हैं, उनके लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, उनको समझे ताकि वो बेस्ट मेथड जो भी किसी स्टूडेंट के लिए है वो बेस्ट मेथड, बेस्ट स्ट्रेटजीज उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, करिकुलम में, असेसमेंट में पर्टिकुलरली मतलब इंडिविजुअल चाइल्ड पे यूज़ कर सके. देखिए फ्लेमिंग का एक VAR के मॉडल है लर्निंग का जो काफ़ी कॉमनली एक्सेप्टेड मॉडल है. VAR के हालांकि यहाँ पे देखिए V से विजुअल, A से ऑडिटरी, R से रीडिंग राइटिंग और K से काइनेस्थेटिक, ये लर्निंग स्टाइल्स हैं. तो आइए हम इसको देखते हैं. तो वाक एक एक्रोनिम है, 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स हैं, ये हमने पढ़ लिए. अब इसके बाद हम एक एक करके इनको देख. पहला जो है वो है विजुअल लर्नर. देखिए कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो विजुअलाइज करके सीखते हैं, जैसे कि किसी पिक्चर्स का यूज़ करके, इमेज का, मैप का, कुछ भी ग्राफिक जो है उनको यूज़ करके अपनी नई जो इन्फॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं. कुछ होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स जो सुनकर या बोलकर, जैसे कि लेक्चर्स में होता है या ग्रुप डिस्कशन में होता है, वैसे लर्निंग करते हैं. कुछ होते हैं रीडिंग और राइट में प्रेफरेंसेस करके, मतलब कुछ वर्ड्स के थ्रू याद करते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को वर्ड्स में, एसेज में. कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर. काइनेस्थेटिक मतलब एक बॉडी की मूवमेंट है, यानी टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन में चीज़ों को टच करके, फिगरिंग थिंग्स आउट बाय हैंड्स. तो कुछ ऐसे सीखते हैं. तो टीचर को ये पता लगाना चाहिए कि कौन से लर्नर का कौन सा लर्निंग स्टाइल है और उसी को क्लासरूम में अडॉप्ट करके जो भी हर एक के लिए बेस्ट हो उसको अडॉप्ट करना चाहिए और फिर उसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए. दस अकॉर्डिंग टू मैशिंग जो हाइपोथेसिस है, दे लर्न बेटर. मैशिंग हाइपोथेसिस मीन्स एक लर्नर लर्न्स बेटर इफ टॉट इन ए मेथड डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर हर और हिम. मैशिंग की जो हाइपोथेसिस है वो ये कहती है कि एक लर्नर को उस वे में सिखाना चाहिए जो उसके लिए बेस्ट अप्रोप्रिएट मतलब बेस्ट हो. तो ऑब्जर्व करना है अपनी क्लासरूम को एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई योर लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स. इट विल हेल्प यू टू डिजाइन योर टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिवली. 1.9 पेस ऑफ लर्निंग. देखिए हमें पता है कि हर इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, हर एक का अपना एक लर्निंग स्टाइल है, अपना एक पेस ऑफ लर्निंग है. देखा जाए तो पेस ऑफ लर्निंग होता क्या है, जो जनरल मीनिंग है पेस ऑफ लर्निंग का वो ये बताता है कि एट व्हाट रेट एन इंडिविजुअल लर्न, कि किस रेट से एक इंडिविजुअल या एक चाइल्ड जो है, एक लर्नर जो है वो लर्न करता है. देखिए एवरी लर्नर डज नॉट लर्न एट सेम पेस. हर बच्चा एक सेम पेस पर याद नहीं करता, एक सेम स्पीड नहीं होती हर किसी के याद करने की. अगर आप कोई भी टॉपिक, कोई भी एक कॉन्सेप्ट क्लासरूम में एक्सप्लेन करते हो तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उसको ग्रास्प इमीडिएटली कर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए आपको अगेन समझाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, और कुछ ऐसे होंगे कि आपको कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी एंड वाइल डूइंग दोज एक्टिविटीज़ लर्नर कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तभी वो कॉन्सेप्ट समझ पाते होंगे. और कुछ के लिए तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि रिपीटेटिव मोड में ड्रिल एंड एक्सरसाइज, मतलब विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स उनको समझाना पड़ेगा. तो ये जो है मच टाइम ले जाते हैं. तो पहले क्या होता था, हम ऐसे लर्नर्स को बांट देते थे, फास्ट लर्नर, स्लो लर्नर, लेकिन आजकल ये वर्ड्स भी हम यूज़ नहीं कर सकते. तो एक लर्नर है, उसका पेस जो है, पेस ऑफ लर्निंग वो वेरी कर सकता है. तो ये भी एक तरह का इंडिविजुअल डिफरेंस माना जाता है. अकॉर्डिंग टू खान 2012 पीपल लर्न एट डिफरेंट रेट. हर कोई अपनी अपनी रेट से, अपनी अपनी पेस ऑफ लर्निंग होती है, अपनी स्पीड से लर्न करता है. कुछ ऐसे होते हैं जो क्विक बर्स्ट ऑफ इंट्यूशन में याद कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ग्राइंड एंड ग्राइंड करते हैं अपने ही तरीके से. तो क्विकर याद करना स्मार्टर नहीं है और स्लोली याद करना डम्बर नहीं है. तो कैचिंग ऑन क्विकली इज़ नॉट द सेम एज अंडरस्टैंडिंग थॉरली. अगर नहीं, ज़रूर नहीं है कि अगर वो बच्चा जल्दी से समझ रहा है एक बच्चा तो वो अंडरस्टैंडिंग भी उसकी अच्छी से कर रहा है. तो पेस ऑफ लर्निंग भी एक क्वेश्चन ऑफ स्टाइल है, ये एक रिलेटिव इंटेलिजेंस के अंदर नहीं आता. एक क्लास में क्या होता है, लर्नर जो है वो अलग अलग डिफरेंट वे में मतलब लर्न करते हैं, एक डिफरेंट पेस होता है. तो एज अ टीचर in a face-to-face class, it is almost impossible to cater to everyone's learner need, but understanding of these concepts will help us in accommodating diverse learning need in the class. देखिए हम अपनी पेस हर बच्चे के हिसाब से नहीं वो कर सकते, लेकिन हमें डाइवर्स लर्निंग का क्लास में जो ज़रूरत होती है उसका ज़रूर यहाँ से पता चल रहा है. देखिए एडवांसमेंट है ई लर्निंग में एंड अदर ICT जो मेडिएटेड लर्निंग होती है, सेल्फ पेस लर्निंग इज़ गेनिंग मोमेंटम. जो फिलॉसफी होती है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की, तो वो भी सेल्फ पेस लर्निंग पे
फोकस करते हैं। यहाँ पे सेल्फ पेस लर्निंग का मतलब ये है कि खुद से ही एक लेवल बनाकर उसको याद करना चीज़ों को। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में भी बच्चा सेल्फ रेगुलेटेड होता है, वो खुद ही अपनी स्पीड से ही याद करता है, उसका कोई कंपटीशन वहाँ नहीं होता, उसे नहीं पता होता कि साइड में बैठा बच्चा किस स्पीड से याद कर रहा है, तो वो सेल्फ पेस लर्निंग है। इट रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंस एंड प्रोवाइड्स इनफ टाइम टू ईच लर्नर टू लर्न ऑन हिज और हर पेस। तो वहाँ पर जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है वो फेस टू फेस मोड नहीं है, तो हर बच्चा अपनी ही स्पीड से वहाँ याद कर रहा है और इंडिविजुअल डिफरेंस को वहाँ पर रिस्पेक्ट दी जाती है। रोल ऑफ ए टीचर, अब सबको पता है कि हर एक लर्नर की जो पेस है, जो स्पीड है, वो अपनी अपनी है, अलग अलग है, लेकिन हम सबकी स्पीड के हिसाब से तो नहीं पढ़ा सकते। तो टीचर क्या कर सकता है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ सजेशन हैं जो हम फैसिलिटेट करने के लिए लर्निंग को यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लासरूम में। देखिए, नेवर प्रेजेंट अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट एट ए टाइम। एक साथ काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट प्रेजेंट मत कीजिए। हर कॉन्सेप्ट को ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि हर बच्चा जो है, हर लर्नर जो है, वो उसमें इन्वॉल्व हो और उसको कॉन्सेप्ट को मतलब एक्सप्लेन करने की अच्छे से कोशिश कीजिए। उसके बाद लर्नर्स को एंकरेज कीजिए कि वो एग्जांपल्स दें उस पर, अपने जो उनके एक्सपीरियंस है, अगर आपने कोई भी बात उठाई है तो उससे उनके एक्सपीरियंस मांगिए और उनकी ऑब्जर्वेशन से, ताकि लर्नर को भी एक लिंक करने का मतलब ऑप्शन मिल जाए अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उससे और अब जो करंट नॉलेज है उससे, ताकि वो लिंक करें कॉन्सेप्ट को और फिर अपना एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करें। समटाइम्स यू मे ट्राई टाइम लिमिट और टाइम वार्निंग स्ट्रेटेजी। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी उनको लर्निंग का कुछ दे रहे हैं टास्क, तो हम उनको टाइम डिवोट कर सकते हैं कि आपको 5 मिनट दिए जाते हैं एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो एवरेज लर्नर जो है उसको 3 मिनट में ही कर लेगा, लेकिन जो स्लो पेस वाले लर्नर है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम टेक कर सकते हैं। अगर हम ग्रुप में कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो हम किसी एक लर्नर को टाइम कीपर रोल मतलब कर सकते हैं कि आप यहाँ पर बैठ के सबका टाइम देखेंगे और एनकरेज करेंगे कंप्लीट करने में टास्क को गिवन टाइम पर। और हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे एक्टिविटी और टास्क बिफोर असाइनिंग टू लर्नर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क, और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे, डिज़ाइन करेंगे सम एडिशनल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज फॉर लर्नर्स हु लर्न एट कंपैरेटिवली स्लो पेस। तो आगे चेक योर प्रोग्रेस है, जिसमें जो क्वेश्चन है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स इन योर क्लास। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट स्ट्रेटजीज यू कैन प्लान टू डील विद लर्नर्स विद डिफरेंट पेस फॉर लर्निंग। तो ये आपके खुद की करने के लिए हैं। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 1.10 मोड्स ऑफ लर्निंग। Friends, if you like this video, please give it a thumbs up, and for getting more updates regarding this channel, please subscribe to my channel Edu Rocket. So see you in the next video. तब तक के लिए bye bye and take care.